सेट 4 हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक पाइप की लंबाई 6 फुट है तो वह कितनी इंच की होगी करके। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पाइप की लंबाई दे दी है आपकी, कितने फुट की है, 6 फुट की, और उसमें इंच पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि 1 फुट कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 फुट कितना होता है, 12 इंच। तो आपका यहाँ पे 6 फुट है तो कितना इंच होगा, तो 6 फुट का 12 से फिर इंटू कर देंगे हम लोग। 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छक 72 है ना। तो 72 इंच आ जाएगा आपका आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 72 इंच। पहले का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। फिर देखिए यहाँ पे 1 मीटर को फुट में पूछा है, 1 मीटर को फुट में पूछा है। तो हम लोग लास्ट टाइम जब थर्ड वाला कर रहे थे, है ना, सेट 3 कर रहे थे, तो उसमें देखे थे हम लोग कि 1 मीटर बराबर कितना फुट ले रहे थे हम लोग, 3.28 फुट ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे उसके आगे का भी डाटा दे दिया है ना। तो बस इतना याद रखना, 1 मीटर कितना होता है, 3.2808 फुट होता है। इस वैल्यू को याद रखना है आप लोग को। ठीक, इस वैल्यू को याद रखिएगा। उसके बाद यह है, एक लोहे की छड़ की लंबाई 250 mm है, तो इसकी लंबाई इंच में कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दे दिया है mm में, और पूछ किस में रहा है, क्वेश्चन इंच में पूछ रहा है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना होता है करके। तो 1 इंच में आपका होता है 25.4 होता है। ठीक, 25.4 होता है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए 1 इंच 25.4 है आपका, है ना, 25.4 अब इसमें पूछ दिया है कि 250 दे दिया, अब इसकी लंबाई इंच में कितनी होगी करके पूछ रहा है। अब हम लोग को क्या किया, यहाँ पे 250 दे दिया है, अब कितना ये इंच होगा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, जो आपका 250 है, जो आपका 250 है, है, उसको किससे भाग देंगे हम लोग, जो आपका 1 इंच कितना होता है उससे भाग देंगे। ठीक है, 25.4 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 250, और यहाँ पे नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से इंटू कर देंगे हम लोग, और नीचे में हो जाएगा 254। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, वो क्या बोलते हैं, भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और उसके बाद आपका कितना बच गया फिर 250 इंटू 5 अपॉन में कितना बच गया आपका 127। ठीक, 127। अब इसको इंटू कर देंगे 5 से। इसको एक काम करते हैं, एक रफली एक पेज में बना देते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में बना देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, लोहे की छड़ दी थी, कितने की दिया था, लोहे की छड़ 250 का। ठीक, और इसकी फिर इंच कितनी होगी करके पूछा था, इंच क्वेश्चन में। तो हम लोग को पता होता है कि 1 इंच, एक इंच बराबर 25.4 होता है करके हम लोग को 1 इंच पता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है, मतलब दे दिया है और इंच पूछा है उससे। ठीक, दे दिया, मतलब इस साइड का पोर्शन दे दिया है 250। अब इससे हम लोग को इंच में कन्वर्ट करना है। ठीक, जब हम लोग को इंच से बनाना रहता तो इससे हम लोग इंटू करते। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जब हम लोग को कोई चीज इंच दे देता है ना, 7 इंच को में कन्वर्ट करो बोलता, तो हम लोग क्या करते, 7 इंच मतलब 7 इंच को में कन्वर्ट करो बोलता, तो हम लोग क्या करते, 7 का डायरेक्ट इससे इंटू कर देते। पर अब उल्टा बोल दिया है, अब उल्टा क्या बोल दिया है कि से आपको इंच में कन्वर्ट करना है, तो से इंच में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। ठीक, से इंच में कन्वर्ट करने के लिए भाग करेंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग, जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो वैल्यू दिया है यहाँ पे का जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 25.4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, 25.4 से हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए भाग देने का प्रोसीजर यहाँ पे 250, और ये क्या बोलते हैं, ये इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे में क्या है आपका डिवाइडेड में ये है। ठीक, 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 सत्ते 14, ठीक है। अब क्या क्या बच गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका बच गया 250 इंटू 5 अपॉन में 127, ठीक। अब इसको पूरा इंटू करें, 5 नम शून्य, 5 25 का 5, हासिल लिए 2, 5 10 11 12, 1250 का 127। तो इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9.84 आ जाएगा, ठीक। 9.84 आ जाएगा आपका आंसर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1250 को 127 से, ठीक। तो ये इंच में आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब अगर हम लोग को इंच से एमएम में कन्वर्ट करो बोलता कोई भी वैल्यू देके, तो हम लोग क्या करते, इससे मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते। पर अभी उल्टा पूछ रहा है, अभी बोल रहा है एमएम में वैल्यू दे दी हो, इंच में कन्वर्ट करूं, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे इससे, जो हम लोग को वैल्यू दिया है ना एमएम का जो वैल्यू, उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हम लोग भाग कर दिए यहाँ पे, तो हम लोग को क्या मिल गया, 9.84 मिल गया हम लोग को, ठीक। ये इंच में फिर कन्वर्ट हो गया, ठीक। जब इंच से एमएम में कन्वर्ट करना है तो इनटू, फिर एमएम से इंच में अगर कन्वर्ट करना है तब हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9.84, ठीक। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। तो यही था, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका क्या हो जाएगा 9.84, तो आपका थर्ड का क्या आ जाएगा 9.84 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक पाइप की लंबाई दे दी है, कितना दिया है, 2.5 मीटर दे दिया है। एक पाइप की लंबाई कितना है, 2.5 मीटर। यह कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। अब क्या करना है हम लोग को, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। मीटर को क्या करना है, मिलीमीटर में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। अब इसमें पूछा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दिया, कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2.5 को रख देंगे, 2.5 मीटर को, इसको हम लोग किससे इंटू कर देंगे, 1000 से इंटू कर देंगे। तो हम लोग को कितना मिल जाएगा। अब इसका भी दशमलव हटाने के लिए नीचे हम 10 रख दिए, ए से A0 कट गया, और 25 तो 2500, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, कितना आ गया आपका, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट होके 2500 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 2500 मिलीमीटर। देखिए फर्स्ट मीटर को ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करने बोला, तो हम लोग को याद होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो उसके बाद हम लोग को दिया है कितना, 2.5 मीटर दे, 2.5 मीटर रखे, 1000 से इंटू करके कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग मिलीमीटर में, है ना। यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 10 लिख दी मैं, है ना। फिर 0 से 0 कटा, फिर 100 से 25 का इंटू हो गया, 25 100 मिलीमीटर आ गया, ठीक। तो देखिए आप लोग जो पूछ रहे थे मैम कैलकुलेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो कैलकुलेशन जो है आपका टेक्निकल पोर्शन का, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना उसका। तो इन सब को भी आप लोग करते चलिएगा कि ऐसा इजी सा कॉन्सेप्ट है। सेंटीमीटर मीटर ये तो आता है हम लोग को, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिली, तो हर चीज आता है करके मत लेना, है ना। मतलब कि इजी है करके, तो कैसे घुमा के क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन जैसे फ्रेम हुए उसको देखते हुए चलना आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया है हम लोग को, कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को यहाँ कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो मिलीमीटर में पूछ दिया है इसको, ठीक। मिलीमीटर में पूछ दिया है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये याद होना चाहिए इसमें कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है हम लोगों का, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है हम लोगों का, ठीक। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। वही अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, ठीक, तो ऐसे इधर का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना, इधर का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये 100 mm स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 100 mm स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला जब बात हुआ, तो अब यही स्क्वायर वाला क्वेश्चन बना के पूछा है यहाँ पे, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में पूछा है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे, है ना। तो हम लोग को ये याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 mm होता है। तो जब स्क्वायर निकालेंगे इसका, तो ये देखिए 100 mm स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 mm स्क्वायर। अब यहाँ पे कि क्या पूछ दिया कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोगों को mm निकालना है। तो mm निकालने के किससे इंटू करना पड़ेगा, हम लोग को 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग 100 से इंटू कर देते हैं,
mm²। तो कितना हो जाएगा ये 100 100 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 फिर 100 200। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक, 20,000। तो कितना हो जाएगा आपका, बी वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक, फिफ्थ का कौन सा आंसर आ जाएगा, बी 20,000। ठीक, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया 200 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है वो याद होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग याद रख लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है करके। फिर दूसरा, जब स्क्वायर लगा रहे हैं इसमें, तो 1 सेंटीमीटर, एक का कितना भी स्क्वायर करो एक ही होगा, है ना। यहाँ पे 10 मिलीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज याद होगी। अब हम लोग को कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 100 के साथ, तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो मिल गया हम लोग को कितना, 20,000 mm। ठीक, तो कौन सा आंसर आ गया आपका, बी आंसर आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, 5th नंबर का। अब देखिए 6 नंबर का, यहाँ पे क्या बोला है, एक टैंक की क्षमता, जो टैंक होती है पानी की टैंक या पेट्रोल जो भी ईंधन की टैंक होती है, उसकी क्षमता कितनी, 0.25 m³ m³ बोल दिया, मतलब किसका बात कर रहा है, देखिए किसी के घातांक में 3 है, मीन्स आयतन का बात कर रहा है वो, है ना, वॉल्यूम का बात कर रहा है। तो 0.25 m³ दे दिया है, यह कितने लीटर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, 0.25 m³ को, ठीक, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, किसमें, लीटर में कन्वर्ट करो करके बोल रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये याद होना चाहिए कि 1 घन मीटर, 1 घन मीटर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है। ठीक, 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है, तो ये होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक, देखिए जब आपको क्या बोलते हैं, मीटर की क्षमता, जब मतलब ये m³ देखिए मीन्स आयतन है, इस चीज को याद रखना, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग 1 घन जो मीटर है ना, घन मीटर, ये 3 को हम लोग घन बोलते हैं ना, तो 1 घन मीटर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अब हम लोग को कितना दिया है, ये 0.25 दिया है, 0.25 है ना, 0.25 क्यूब दिया है, इसको हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे डायरेक्ट, 0.25 इंटू 1000। और यहाँ पे जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या लिख दूंगी, 100, है ना, 0 के बाद 2 संख्या है तो। ठीक, तो ये हमारा क्या हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा पोर्शन। अब ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 25 का इंटू आपका 10 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा आपका आंसर। तो कितना लीटर आ जाएगा, डी ऑप्शन 250 लीटर आ जाएगा। ठीक, कितना ऑप्शन आ जाएगा, 250 लीटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देख लीजिए, सबसे पहले मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद घातांक देख के समझ आ जाएगा कि आयतन की वैल्यू को पूछ रहा है करके। ठीक, तो घन मीटर ऐसे करके पढ़ेंगे। तो इसमें 1 घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है हमारा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 0.25 घन मीटर को हम लोग को क्या बनाना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से इंटू कर दिए, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिया, 250 लीटर आ गया। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 फुट का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का बात किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है वो पता होना चाहिए। ठीक, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है करके, तो हम लोग पढ़े थे 30.48 सेंटीमीटर होता है करके, है ना। 1 फुट में कितना आपका सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है। अब इसमें कितना पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है। ठीक, 1 फुट वर्ग। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 30.48 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करना मीन्स इसको 2 बार इंटू करना, 30.48 इंटू 30.48। अब देखिए यहाँ पे 30.48, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो जस्ट कौन सा वाला आपका आंसर बन जाएगा, 929 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे घात में ये सेंटीमीटर, इसको साथ में लिखते चलेंगे, 2 सेंटीमीटर है तो घात में 2 लग जाएगा, है ना, 2 बार सेंटीमीटर का इंटू हुआ तो। और ये वाला जब आप लोग इंटू करोगे, दशमलव के साथ इंटू कर लेना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 929 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन को देखना अच्छे से, फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो वैल्यू याद होना चाहिए, कितना होता है वैल्यू 1 फुट का, 30.48 सेंटीमीटर होता है।
फिर उसके बाद स्क्वायर बोला है उसका, है ना, घात में 2, तो उसको हम लोग रख लेंगे, इसको घात में 2 कर देंगे, तो इसको 2 बार इंटू करेंगे ना जब 30.48 का, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 929 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद दिया है निम्न में से कौन सी गैस ज्वाला संयोजन गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन गलत है करके बोल रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग जब क्या बोलते हैं फ्लेम वाला पढ़ रहे थे, है ना, ऑक्सीजन वाला, निम्न मतलब किसी भी चीज को जैसे कि हम लोग फ्लेम से एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोहे से, मतलब एक लोहे को दूसरे लोहे से या कोई भी मटेरियल उसको जोड़ने का काम करते हैं, तो इसके थ्रू भी किया जाता है ना। तो इसमें कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, क्या कॉम्बिनेशन गलत है, तो हम लोग ये वाला भी पढ़े थे आपका, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का आपका मिश्रण होता है, वो क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला, है ना, ज्वाला को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लेम। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन, ऑक्सीजन प्लस कोल गैस, तो कोल गैस ज्वाला बनाती है वो। फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन प्लस एलपीजी को बोल रहा है, तो वो क्या बना रहा है, ऑक्सी नाइट्रो गैस ज्वाला। तो आपका डी क्या है, कॉम्बिनेशन गलत है, नाम से ही समझ आ रहा है कि नाइट्रो गैस करके बोल रहा है, ऑक्सी नाइट्रो गैस करके। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है, हम ये तीनों चीज पढ़े हुए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, ऑक्सीजन कोल गैस। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे एसिटिलीन गैस है आपका, तो एसिटिलीन को हम लोग किससे शो करते हैं, C2H2 से शो करते हैं। ठीक, और एक आपको हाइड्रोजन गैस होता है जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, H2 से। फिर आपका कोल गैस हो गया एक, और एक हो गया आपका LPG, और एक हो गया आपका फोर्थ LPG। ठीक, अब ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करके ये फ्लेम बनाता है ना, तो ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करके फ्लेम बनाएगा, उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स हो रहा है, तो ये ऑक्सी एसिटिलीन इसका नाम हो जाता है। ठीक, ये वाला हो जाएगा ऑक्सी हाइड्रोजन, ज्वाला या फ्लेम इसके साथ साथ लिखते चलना आप लोग, हाइड्रोजन ज्वाला। फिर उसके बाद है आपका ऑक्सी कोल गैस ज्वाला। ठीक, ऑक्सीजन मिश्रण हो रहा है ये जो यहाँ पे गैस दिए हुए उसके साथ, तो उसके साथ उसका नाम क्या हो रहा है उसको देख रही है, गैस ज्वाला। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एलपीजी के साथ मिश्रण होगा ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, ऑक्सी एलपीजी ज्वाला या फ्लेम। अब देखिए आपका इसका यूजेस भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो जब एसिटिलीन है आपका C2H2 ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, है ना, फ्लेम के लिए, तो ऑक्सी एसिटिलीन कहलाया, और इसका उपयोग हम लोग वेल्डिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, उपयोग को भी कभी कभी ये एमसीक्यू बना के पूछ देता है, तो इसको यहीं पे देख लीजिएगा। ठीक, वेल्डिंग और कटिंग के लिए पूछ देता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है जो H2 ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, तो ऑक्सी हाइड्रोजन कहलाया, और ये शीशा और सोने की वेल्डिंग के लिए यूज होता है। कौन सा वाला आपका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सअप है वो। ठीक, शीशा और सोने की वेल्डिंग के लिए, सोने की वेल्डिंग के लिए। फिर उसके बाद है आपका कोल गैस, तो कोल गैस वाला हीटिंग कार्य के लिए, जो भी हीटिंग कार्य करेंगे उसके लिए ये आपका कोल गैस वाला यूज होगा। ठीक, हीटिंग के लिए। उसके बाद है आपका एलपीजी वाला, तो एलपीजी वाला कटिंग और ब्रेजिंग कार्य के लिए यूज होता है। ठीक, कटिंग और ब्रेजिंग कार्य के लिए। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, कि कौन मतलब को जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा गैस बना रही है और उसके कहाँ पे यूज हो रहा है। वेल्डिंग और कटिंग के लिए नॉर्मली कौन से यूज करेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का यूज करते हैं, फ्लेम का। और अगर शीशा और सोने के वेल्डिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, किसका, कौन से गैसों का मिश्रण यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, ये ऑक्सी हाइड्रोजन वाला आ जाएगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे ये डी ऑप्शन रॉन्ग था, तो ये वाला टिक कर लीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला का तापमान लगभग कितना होता है पूछ रहा है।
जो ऑक्सी एसिटिलीन है, जो हम लोग वेल्डिंग के लिए अभी देख रहे थे ना, यूज हो रहा था ये, तो इसका आपका होता है 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसका तापमान। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ये सभी गैस ज्वाला, जो जितने भी गैस ज्वाला अभी हम लोग देखे, हाइड्रोजन वाला देखे जिसमें सोना और शीशा का कर रहे थे आपका वेल्डिंग, है ना, फिर हीटिंग कार्य के लिए यूज कर रहे थे कोल गैस, फिर उसके बाद आपका एक और था एलपीजी गैस वाला, तो उसमें उन सब में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस होता है। फ्लेम का तापमान ज्यादा होता है, कितना होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। सब में जितने भी गैस थे अभी, जितने भी गैस के फ्लेम थे, उसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का होता है तापमान, ठीक, 3100 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कितने प्रकार की होती है पूछ रहा है। तो ऑक्सी एसिटिलीन जिसका अभी हम लोग देखे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे आप लोग। तो फर्स्ट होता है ये न्यूट्रल ज्वाला, न्यूट्रल ज्वाला। अब देखिए न्यूट्रल ज्वाला का बात आया तो यहीं से ये वाला क्वेश्चन भी समझ लीजिए कि कौन सी ज्वाला माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो न्यूट्रल ज्वाला जो है यही आपका क्या है, माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है, ठीक, माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है इस चीज को भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है आपका और एसिटिलीन है ना, ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन है आपका, वो सेम अनुपात में मिक्सिंग रहता है। कितना, 1:1। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कितने प्रकार की होती है उसको देख रहे हैं हम लोग, 3 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट देखिए न्यूट्रल ज्वाला, तो न्यूट्रल ज्वाला का बात है तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ बता दिया कि कौन सी ज्वाला माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो माइल्ड स्टील के लिए आपका न्यूट्रल ज्वाला यूज होता है ना। क्यों यूज होता है अब माइल्ड स्टील के लिए ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन होती है ना, जो ज्वाला जो फ्लेम होती है, वो सेम अनुपात में होते हैं, 1:1 में होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक। जो कि स्टील की वेल्डिंग के लिए, जो भी स्टील हम लोग वेल्डिंग करेंगे ना, उसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक, उपयुक्त होती है। स्टील की वेल्डिंग के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है ना, 1:1 में होता है, तो ठीक। अब देखिए जो 3 प्रकार है तो उसमें दूसरा प्रकार नोट डाउन कीजिएगा इसका। तो ये 3 प्रकार होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रल ज्वाला और कार्ब्यूराइजिंग ज्वाला और एक ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, ठीक। इसमें हम लोग न्यूट्रल ज्वाला का यहाँ पे पढ़ लिए कि न्यूट्रल ज्वाला किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो मात्रा है, जो अनुपात है, वो क्या होता है, 1:1 में होता है, जो कि आपके स्टील के वेल्डिंग के लिए क्या होता है, बहुत उपयुक्त होता है, ठीक। तो इसलिए माइल्ड स्टील में क्या है, आपका न्यूट्रल ज्वाला यूज करते हैं, ठीक। तो ये तीनों प्रकार को आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखिए ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला मुख्यतः किसके लिए प्रयोग की जाती है, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला मुख्यतः किसके लिए यूज की जाती है। तो देखिए जब हम लोग ऑक्सीजन का अलग अलग गैसों में जब हम लोग देख रहे थे, है ना, अलग अलग गैसों में फ्लेम बनने वाला देख रहे थे ना अभी जस्ट चार्ट में, कोल गैस के साथ, एलपीजी गैस के साथ, एसिटिलीन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो हाइड्रोजन गैस वाला हम लोग देखे कि सोना और कांच के वेल्डिंग के लिए यूज होता है करके, वहां पे मैंने बॉक्स बना के नोट डाउन करवाया था आप लोग को, है ना। तो यहाँ ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो 12 का क्या आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सोना चांदी और कांच के वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन का ज्वाला का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी गैस वेल्डिंग में बैक फायर या फ्लैश फायर की समस्या आती है करके, ठीक। तो देखिए जो ऑक्सी एसिटिलीन होता है गैस वेल्डिंग, हमने देखा था कि इसका सबसे ज्यादा रहता है ना, कितना था 3, मतलब इसका जो सेल्सियस था, टेम्परेचर था, तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस था, है ना, सबसे ज्यादा इसी का ही होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का। तो इसमें बैक फायर और फ्लैश फायर क्या होता है, जब क्या बोलते हैं, जो इसका फ्लेम जलता है ना, वो नीचे साइड आएगा आपका, है ना, नीचे साइड आएगा, तो वो क्या हो जाता है आपका बैक फायर, मीन्स फायर है आपका नीचे के साइड आ रहा है ना, जो नोजल लगा हुआ उसमें साइड। और फ्लैश बैक क्या होता है, मीन्स लौ है ना, ऊपर की ओर चढ़ रही है
है ना। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है कि बैक फायर हो रहा है, फ्लैश फायर हो रहा है? इसमें क्या करते हैं, जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है आपका, उसको क्या कर देते हैं, उसके अनुपात को कम ज्यादा कर देते हैं, उसके कारण ये दिक्कत आती है ना। तो अनुपात क्या है, सही मिलाना है हम लोग को। ऑक्सीजन जो एसिटिलीन का जो है ना वैल्यू, उसको बराबर मिलाना रहता है। तो इसी कारण ये बैक फायर और फ्लैश फायर की समस्या आती है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन होगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब देखिए 14 नंबर का, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, सतह मीन्स सरफेस वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, वही उसी का है ये क्वेश्चन। सरफेस फिनिशिंग करके जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतह परिष्करण के दौरान मशीन टूल द्वारा होने वाली अशुद्धि किस कोटि की होती है करके पूछ रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर इरर होता है इसमें। ठीक, क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर इरर होता है, सेकेंड ऑर्डर एरर। ठीक, जो सरफेस फिनिशिंग होता है उसमें कौन सी मशीन टूल द्वारा कौन सी अशुद्धि होती है, तो उसमें सेकेंड ऑर्डर इरर होता है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें ना टोटल 4 तरीके के कोटि होते हैं। तो फर्स्ट अभी देख ले कि मशीन टूल द्वारा जो होती है अशुद्धि, उसको सेकंड द्वितीय कोटि बोलते हैं। बाकी प्रथम कोटि क्या होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर इरर, सेकंड ऑर्डर इरर, थर्ड ऑर्डर इरर और फोर्थ ऑर्डर इरर क्या होता है, उसको भी हम लोग अभी बॉक्स बना के समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि बोलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर एरर क्यों होता है उसका कारण देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे और विशेषता भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए मशीन टूल और वर्क, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर एरर है आपका, क्यों होता है ये, मशीन टूल और वर्क पीस, अलाइनमेंट सही से नहीं होता, तो होता है ये वाला एरर, अलाइनमेंट सही से ना होना, ना होना। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का एरर है, तो एकदम बेसिक का बेसिक एरर होगा। जो मशीन टूल रखा रहेगा हमारा, जो मशीन टूल है और वर्क पीस रखा है जिसमें हम लोग ड्रिलिंग करना, जो भी चीज कर रहे हैं ना, वर्क पीस, उसमें क्या रखा है हमारा, वर्क पीस रखा है। मशीन टूल है, उसमें वर्क पीस रखा है। तो अलाइनमेंट ढंग से, मतलब हम लोग रख नहीं पा रहे हैं उस चीज को, अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एरर होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एरर बोलेंगे। ठीक, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एरर बोलेंगे। उदाहरण, उदाहरण के लिए इसका मतलब वही, मतलब कि आप अलाइनमेंट अच्छे से नहीं रखे हो, झुकाव है, तो वही उसका उदाहरण हो गया। और साथ में विशेषता, मुख्य रूप से सेटिंग एरर, तो सेटिंग एरर ही है, अलाइनमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज को याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्डर कारण क्या होता है, मशीन टूल और वर्क पीस अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं होता है ना। तो इस चीज को याद रखना। देन सेकेंड ऑर्डर जो अभी देखे हम लोग, वो क्या था, मशीन टूल वाला था ना, यहाँ पे जस्ट देखे थे हम लोग कि मशीन टूल द्वारा होने वाली अशुद्धि, अब जो भी अशुद्धि हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि। तो यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर इरर। वही अशुद्धि, मतलब मशीन टूल की अशुद्धि, तो जो भी टूल रहे हैं वो मतलब अच्छे से फिट नहीं बैठे हैं, डगमगा रहे हैं ना, स्पिंडल की अनियमितता, नियमित नियमित नहीं है अच्छे से, है ना, अनियमित है, अच्छे से ढंग से नहीं है। ठीक, अब ये क्यों होती है, ये आपका सरफेस जब फिनिशिंग होती है तो उस वक्त ये आता है आपका, उस वक्त ये उत्पन्न होती है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और छोटी छोटी तरंगे, डगमगा रही तो छोटी छोटी तरंगे वाइब्रेशन देगा, है ना, तो उस चीज को याद रखना। देन थर्ड वाला, थर्ड ऑर्डर, जो भी टूल रहेगा वो क्या है, आपका घिस जाएगा, है ना। जो टूल होंगे, है ना, उसके जो धार होंगे, जो नुकीले सरफेस होंगे, वो लोग क्या हो जाएगा, असमान तरीके से घिस जाएंगे, तो आपका क्या होता है, थर्ड ऑर्डर एरर होता है। ठीक, टूल की धार असमान घिसने पे। ठीक, इसी, अब उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ ऑर्डर एरर। ये जो भी धातु रहेगा, जो भी मटेरियल रहेगा, उसमें क्या है, सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होगा उसके लिए। ठीक है,
या कंपन से उत्पन्न होता है, जो फोर्थ ऑर्डर है वो। ठीक, देखिए फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एरर क्या होता है, मशीन टूल और वर्क पीस अच्छे से अलाइनमेंट नहीं बैठे हैं, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एरर बोलेंगे। देन सेकंड ऑर्डर एरर क्या होगा, टूल जो रहेगा, जो भी हमारा टूल रहेगा वो अच्छे से मतलब नहीं रखा रहेगा, डगमगाएगा, या स्पिंडल जो लगा है वो अनियमित रहेगा, अच्छे से निश्चित नहीं है कहाँ पे लगना है करके। थर्ड ऑर्डर एरर क्या होगा, टूल की जो भी धार रहेगी वो असमान तरीके से घिस जाएगी। और फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ ऑर्डर धातु की जो धातु होगा, जो मटेरियल होगा है ना, उसमें सूक्ष्म तरंग या कंपन वाइब्रेशन होगा। ठीक, तो ये चीज को याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना और या फिर नोट डाउन भी कर लेना। ठीक, राइटिंग जैसे समझ नहीं आएगा ना, तो जो मैं बोली हूँ उस चीज को नोट डाउन कर लेना आप। तो यहाँ पे मशीन टूल द्वारा होने वाली अशुद्धि पूछ रहा है, तो द्वितीय कोटि आ गया। ठीक, उसके बाद पूछा है किस सतह की समतलता में अंतर को क्या कहा जाता है। तो समतलता से रिलेटेड है, तो नाम से ही समझ आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, समतलता त्रुटि है ना। कौन सी त्रुटि आ जाएगी, समतलता में अंतर को क्या कहा जाता है, समतलता त्रुटि कहा जाता है। ठीक, समतलता एरर कहा जाता है। ठीक, इस चीज को याद, फ्लैटनेस एरर बोलते हैं इसी को। त्रुटि मीन्स एरर और समतलता मीन्स फ्लैटनेस। ठीक, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है कौन सा उपकरण सतह की मतलब सरफेस फिनिश को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सरफेस फिनिश को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सरफेस प्रोफिलोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, आपका ए ऑप्शन, सरफेस प्रोफिलोमीटर यूज कर देंगे। ठीक, सरफेस को मापने के लिए, इस चीज को याद रखिएगा। जो भी आपका सरफेस होगा उसमें जैसे ऊंच नीचे अच्छे से मतलब सरफेस फिनिशिंग नहीं है, तो उस चीज को कौन नोट करता है, आपका ये सरफेस प्रोफिलोमीटर। ठीक, अब देखिए इसमें सरफेस रफनेस को सामान्यतः किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है करके बोल रहा है। तो किससे दर्शाया जाता है, आरे से दर्शाया जाता है। जो सरफेस रफनेस होता है उसको किससे दर्शाते हैं हम लोग, आरे से शो करते हैं। ठीक, अब आरे को जैसे हम लोग फुल मतलब सरफेस रफनेस को सामान्यतः किस प्रतीक द्वारा शो कर रहे हैं, जो सरफेस है उसमें कुछ भी रफनेस आ गया, खरदूरापन आ गया है ना, तो उसको हम लोग आरे से डिनोट कर रहे हैं। पर आरे को भी हम लोग फुल फॉर्म बोल सकते हैं, तो आरे का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, अर्थमेटिक अरिथमेटिक एवरेज रफनेस वैल्यू वैल्यू। ठीक, सरफेस रफनेस तो मतलब सरफेस जो है फिनिशिंग नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खरदूरापन आ गया है आप लोगों का है ना, अच्छे से वो फिनिशिंग नहीं है, तो उसको किस प्रतीक दे, तो आरे द्वारा ही शो करते थे। आरे को भी हम लोग फुल तरीके से बोल सकते हैं, अर्थमेटिक एवरेज रफनेस वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए सतह परिष्करण में सुधार लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो हम लोग लैपिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, कल जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे उसमें भी बताई थी, लैपिंग में क्या करते हैं, जो हल्का सा जो पोर्शन जो बचा है उसको और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम लोग लैपिंग का यूज करते हैं करके। ठीक, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लैपिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, और देखिए जो सतह है आपका सरफेस फिनिशिंग है ना, सरफेस फिनिशिंग, तो इसमें क्या है आपका, ये जो सरफेस फिनिशिंग है, तो सुधार लाने कौन कौन सी प्रक्रिया, तो कौन सी प्रक्रिया में लैपिंग आ गया, और साथ और क्या प्रक्रिया आती है उसको भी नोट डाउन कर लेना आप लोग। इसमें और प्रक्रिया आ जाएगी आपकी होनिंग और सुपर फिनिशिंग, होनिंग और सुपर फिनिशिंग। ठीक, फिनिशिंग। ठीक, जो भी डाउट रहेगा उसको आप लोग लास्ट में पूछिएगा, अभी इसको बनाइए। ठीक, क्या होगा, सरफेस फिनिशिंग। ठीक, होनिंग और सुपर फिनिशिंग। यदि सतह की खुरदरापन करनी हो तो क्या करना चाहिए, तो इसमें फीड घटाना चाहिए हम लोग को। ठीक, क्या करना चाहिए, फीड घटाना चाहिए। जो भी हम लोग फीड दे रहे हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं वर्क पीस है उसमें हम लोग फीड दे रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि जो सतह है वो खुरदरापन होने से बचे। ठीक, तो फीड घटाएंगे हम लोग। उसके बाद देखिए फूड स्टेप बेरिंग किस तरह की बेरिंग होती है, पूछ रहा है, बेरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके। देखिए इंग्लिश में जैसे याद करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का मैंने बताया था, तो फर्स्ट ऑर्डर को आप लोग अलाइनमेंट एरर करके भी बोल सकते हो, थोड़ा सा है सर बस।
तो देखिए जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एरर और सेकंड ऑर्डर एरर और थर्ड ऑर्डर एरर और फोर्थ ऑर्डर एरर पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश में अब इंग्लिश में उसका मैं डिफाइन कर देती हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, फर्स्ट का क्या था, हम लोग अलाइनमेंट एरर करके देखे थे, वो हो जाएगा। देन सेकंड का मशीनिंग एरर हो जाएगा, है ना, जो टूल एरर, मशीन की गति, ये सब पढ़े थे। देन थर्ड जो था आपका थर्ड ऑर्डर, वो टूल एरर होगा। और फोर्थ वाला क्या है, मटेरियल एरर करके। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट, क्या पता मतलब सही जोड़ी में जैसे आ जाए आपका, चाहे टेस्ट सीरीज में मैं ले लूँ, तो इसको याद रखना, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए फूड स्टेप बेरिंग किस तरह की बेरिंग होती है, तो ये प्रणोदभार बेरिंग होती है। ठीक, एक्सियल वाला, तो इसको इसमें भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कुछ कुछ जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको। जो हम लोग थ्रस्ट करके बेरिंग पढ़े थे ना थ्योरी क्लास में, वही है ये। ठीक, जो ये फूड स्टेप बेरिंग होती है, ये थ्रस्ट बेरिंग ही कहलाती है। ठीक, जो ये फूड स्टेप बेरिंग होती है, थ्रस्ट बेरिंग ही कहलाती है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। और ये जो क्या बोलते हैं, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, वर्टिकल में सॉफ्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए। वर्टिकली जो सॉफ्ट होता है आपका, है ना, सपोर्ट करने के लिए। ठीक, इसको याद रखिए, वर्टिकली सॉफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। अब बोल रहा है बेरिंग का मुख्य कार्य क्या करना होता है, तो घर्षण को घटाना रहता है। घर्षण को घटाने के लिए हम क्या करते थे, बेरिंग का यूज करते थे, है ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद है जनरल बेरिंग किस प्रकार के भार को सहन करती है, तो रेडियल भार को ये सहन करती है। जो जनरल बेरिंग है वो किस प्रकार के भार को सहन करती है, तो हम लोग बेरिंग वाला जब चैप्टर पढ़े थे तो पूरा डायग्राम के साथ देखे हुए हैं ना उसको। तो मैंने बताया भी था वहां पे कि रेडियल भार को ये क्या करेगा, आपका जनरल बेरिंग है वो कवर करेगा। ठीक, उसके बाद है थ्रस्ट बेरिंग किस प्रकार के भार के लिए बनाई जाती है करके, 23rd नंबर का। तो ये आपका एक्सियल अक्षीय एक्सियल, हाँ, अक्षीय भार के लिए। ठीक, एक्सियल इसी को बोलते हैं। ठीक, एक्सियल लोड के लिए। ठीक, थ्रस्ट बेरिंग जो होता है आपका किस प्रकार के भार के लिए बनाई जाती है, तो अक्षीय भार के लिए बनाई जाती है, एक्सियल लोड के लिए। ठीक, थ्रस्ट बेरिंग, जिसको याद रखिएगा। फूड बेरिंग भी इसी के अंतर्गत आता है ना, फूड बेरिंग जो अभी पढ़े थे हम लोग ऊपर जस्ट। उसके बाद है देखिए एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। जो एंटी फ्रिक्शन जो बेरिंग है, मीन्स घर्षण को कम करें, नाम से ही दिख रहा है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग करके, जो फ्रिक्शन को कम करे, घर्षण को कम करे। तो कौन से भाग में मौजूद रहता है, तो बॉल और जो रोलर रहता है उस भाग, मतलब बॉल और रोलर रहता है। ठीक, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक, 24 का क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। उसके बाद है फूड स्टेप बेरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल शॉफ्ट में किया जाता है। वर्टिकल शॉफ्ट में हैंड सपोर्ट करने करके अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे हम लोग। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। फूड स्टेप बेरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल शॉफ्ट में किया जाता है। सेंटर पंच की नोक का कोण होता है 26 नंबर का, तो ये आपका होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, केंद्र पंच सेंटर पंच की नोक का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये आपका 2023 जो हैंडपंप टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, जो सेंटर पंच है उसका नोक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए जो सेंटर पंच है इसको कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो बोल्ट होता है, ड्रिलिंग करते हैं जब हम लोग, तो कोई भी हमारा वर्क पीस है उसमें हम लोग को चिन्ह लगाना है कि हाँ यहाँ पे मेरे को ड्रिलिंग करना है करके। तो यही क्या होता है, सेंटर पंच होता है ना, चिन्ह चिन्ह लगाते थे हम लोग जो। ठीक, चिन्हांकन के लिए, ताकि ड्रिल बिट फिसले मत, उसको चिन्ह करके रख देते थे हम लोग, जिसको सेंटर पंच बोलते थे। लाइन पंच का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ठीक, तो ये सीधी रेखा चिन्हांकित करने के लिए किया जाता है। जो लाइन पंच है, सेंटर पंच का तो देख लिया हम लोग कि चिन्हांकित करने के लिए कर रहे थे वर्क पीस में, ड्रिलिंग के लिए। और जो आपका लाइन पंच है वो सीधी रेखा चिन्हांकित करने के लिए है। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। देखिए थ्योरी सेक्शन में कुछ चीजें जैसे छूट गई हैं तो यहाँ पे कवर हो जाएगा एमसीक्यू, तो एमसीक्यू जरूर लगाइएगा आप लोग और देखिएगा इसको। ठीक, अब उसके बाद बोल रहे हैं प्रिक पंच। तो प्रिक पंच 60 डिग्री होता है। ठीक, सेंटर पंच का देख लिया हम लोग 90 डिग्री, और प्रिक पंच अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब लेआउट जब वर्क करते हैं हम लोग, है ना, लेआउट वर्क, प्रारंभिक काम जो करते हैं, तो उसमें चिन्ह लगाने के लिए जो काम होता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिक पंच। सेंटर पंच में क्या था, हम लोग चिन्हांकित ड्रिलिंग के लिए, मतलब चिन्हांकित करने के लिए जो लगा रहे थे हल्का सा, है ना, वो आपका क्या था, सेंटर पंच।
और प्रिक पंच में क्या है, लेआउट वर्क में जो प्रारंभिक हम लोग करेंगे, प्रारंभिक मार्किंग है ना, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रिक पंच कहलाएगा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और ड्रिलिंग से पहले जो मार्क करेंगे हम लोग वो क्या रहेगा आपका, सेंटर पंच रहेगा। ड्रिलिंग से पहले जस्ट हम लोग जो पंच लगाएंगे, जो मतलब मार्किंग करेंगे, वो आपका सेंटर पंच। और लेआउट में जो प्रारंभिक आप करोगे, प्रारंभिक जो आप मार्किंग करोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रिक पंच। ये दोनों को याद रखिएगा, सेंटर पंच को और प्रिक पंच को। और 29 क्या आ जाएगा, सेंटर पंच। उसके बाद देखिए केंद्र पंच किस धातु से बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ताकि वो अच्छे से जो भी भार है उसको सह ले। तो क्या आ जाएगा आपका 30 नंबर का, हाई कार्बन स्टील आ जाएगा। ठीक, 30 नंबर का क्या आ जाएगा, हाई कार्बन स्टील आ जाएगा। क्योंकि जो पंच का सिरा होता है वो कठोर होना चाहिए, क्योंकि देखो हथौड़े से मारते हैं, है ना, तो उस भार को क्या कर ले, सह ले। तो ये आपका 30 MCQ था, इसको लगाइएगा, न्यूमेरिकल सेक्शन वाला ही था। जो भी डाउट रहेगा लाइव सेशन जब होगा डाउट का, तो उसमें पूछ लीजिएगा।